चारों मरेंगे। रुकिए रुकिए, हाँ। एक मिनट शांति। 200 पार करना है। हाँ, स्पीड में 300 पहुंचा देगा ठिकाना पे। खाली कनेक्ट तो कर। सीट बेल्ट लगा लीजिए जी, सीट बेल्ट लगा दीजिए। अपना भी सीट बेल्ट लगा लीजिए। लंबा दिखेगा तभी खींचेंगे। ब्रेक मत करना, मोबाइलों में आ रहा है। हाँ छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत, आराम से, आराम से। ज्यादा छोड़ मत, छोड़ेगा तो चढ़ेगा नहीं। अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 18 अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 18 अक्टूबर 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है साउथ चाइना सी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास आपको कौन कौन से आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, अच्छे से इसको मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following are the objectives of नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे। तो पूछा यह जा रहा है कि जो ये नीचे आपको 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का है। ये तो यहाँ पर क्वेश्चन आधा हुआ। इसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है, क्योंकि जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं ना, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं या चारों भी हो सकते हैं इस नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। तो आओ अब हम लोग पहले इन स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है टू रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वेमेन। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स और अनपॉलिश्ड राइस। चौथा स्टेटमेंट बोलता है टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। ये चारों आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब बताओ ये इन चारों में से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, ऑप्शन B 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन C 1, 2 and 4 ओनली, या फिर ऑप्शन D 3 and 4 ओनली। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और आते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। आर्टिकल के अंदर बात की जा रही है कि अभी के टाइम पर देखो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जस्टिस UU ललित। इनसे पहले कौन हुआ करते थे, NV रमन साहब। और अब एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हो चुके हैं, यानी जस्टिस UU ललित का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा 8 नवंबर को। 8 नवंबर आने वाली है, तो अगले ही दिन से 9 नवंबर से हमारे पास में एक नए CJI होंगे और उनको अपॉइंट कर लिया गया है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जस्टिस चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ को अपॉइंट कर लिया गया है एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बेसिकली भारत के 50वें CJI होंगे, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अच्छा, पहले CJI कौन थे, नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लोग को यहाँ पर उनका नाम जो है वो टाइप करना है।
तो अभी यहाँ पर रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ने द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट कर दिया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एज अ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस बात को कंफर्म किया है हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी ने। फिर बोला ये जा रहा है कि 9 नवंबर को इनकी ओथ वगैरह होगी, यानी 9 नवंबर को पूरी शपथ लेंगे, क्योंकि 8 नवंबर को जस्टिस यूयू ललित का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस यूयू ललित थोड़े ही समय के लिए सीजीआई बने रहे, क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जस्टिस यूयू ललित नए सीजीआई बन चुके हैं, 49 सीजीआई बन चुके हैं। तो कुछ दिन तक ये रहे, 74 डेज तक का इनका टेन्योर रहा, क्योंकि इनका जो एज है ना वो पूरा हो चुका है। लगभग यहाँ पर 65 के ये पूरे हो जाएंगे इस 8 नवंबर को। तो इसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली ये एक आप कह सकते हो कि मैक्सिमम एज लिमिट है, इसके बाद आगे वो एज अ सीजीआई सर्व नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनका टेन्योर हो जाता है समाप्त, और अब इनकी जगह पर आएंगे एक नए सीजीआई जिनका नाम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। क्लियर हो गई बात। अब आगे यहाँ पर डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनके करियर से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही ध्यान रखना कि ये 50th सीजीआई हैं। और साथ ही साथ में जो वनडे एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें आप लोगों को इनके अलावा जो पहले 2 सीजीआई हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना है, यानी कि 49th कौन है और 48th कौन है। ठीक है ना, 48th एन वी रमन साहब हो गए और 49 जस्टिस यूयू ललित हो गए, 50th यहाँ पर ये खुद हो गए। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। अब ये तो हम लोगों ने वनडे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया। अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा स्टैटिक चीज़ों को भी पढ़ना होगा। जैसे कि अगर हम लोग पॉलिटी के अंदर बात करें तो पॉलिटी में आपको जाना होगा, देखना होगा कि आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होते कैसे हैं। ये तो हमने समझ लिया कि हाँ अपॉइंट कौन हुआ है और ये 50th हैं, ये तो सब बात आपने समझ ली, लेकिन होते कैसे हैं ये बात भी आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। चलो फिर आओ समझते हैं सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे भी जो जजेस हैं ना, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट कर लेते हैं? ऐसा नहीं है, अभी इसके पीछे का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा करते हुए लास्ट में प्रेसिडेंट यहाँ पर साइन करके सीजीआई को या फिर सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस को अपॉइंट करते हैं। ये सारी बातें आपको संविधान में आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अब जब हम लोग सीजीआई को अपॉइंट करते हैं ना, तो इसमें 2-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो प्रेसिडेंट का रोल होगा, लेकिन अभी लास्ट में पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखना होगा कि ये जो नए सीजीआई जैसे कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, ये एक नए सीजीआई बन रहे हैं। तो इसमें ज़रूरी यह है कि इनसे जो पहले वाले सीजीआई हैं, यानी जस्टिस यूयू ललित 49 नंबर वाले, इनका भी एक रिकमेंडेशन होना चाहिए, यानी ये भी यहाँ पर सहमत होने चाहिए। इनका एक रिकमेंडेशन होता है, ये जाते जाते बोलते हैं कि आगे डीवाई चंद्रचूड़ साहब को यहाँ पर सीजीआई बनना चाहिए। ठीक है ना, तो ये अपना जो पुराने वाले सीजीआई होते हैं वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं। जैसे अभी डीवाई चंद्रचूड़ रहेंगे तो ये अपना रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ इनके बाद कौन सा सीजीआई बनेगा। तो इनका रिकमेंडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आई। अब दूसरा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें तैयार होने के बाद में यूनियन लॉ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, और फिर उसके बाद में ये जो रिकमेंडेशन है, यानी कि जो सीजीआई का रिकमेंडेशन आया है, पहले वाले सीजीआई का रिकमेंडेशन आया लॉ मिनिस्टर के पास में, लॉ मिनिस्टर ने इस रिकमेंडेशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि हाँ ये नया नाम आ रहा है आगे सीजीआई बनने के लिए। ये बात प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई। नाउ प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि होना चाहिए, इनको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक एडवाइस देते हैं, फिर बिल्कुल लास्ट में जो प्रेसिडेंट है ना, फिर वो अपॉइंट करते हैं सीजीआई को। ये पूरा प्रोसेस है। एक तो पुराने वाले सीजीआई का रिकमेंडेशन आएगा लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट यहाँ पर लास्ट में अपॉइंट कर लेंगे। क्लियर हो गया? ज़िंदगी भर याद रखो एक, ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे सीजीआई होते हैं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी सारे जजेस को अपॉइंट किया जाता है ना, वो ऐसे नहीं होते। उन जजेस को अपॉइंट करने के लिए भी एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। आपने इसके बारे में काफ़ी बार सुना होगा। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर टोटल 5 लोग होते हैं। 5 लोग में एक तो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई, और साथ ही साथ में 4 और मोस्ट सीनियर जजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन 5 लोगों का ये ग्रुप बनता है कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम के बीच में इनके आपस में कंसल्टेशन चलता है, डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस को अपॉइंट करने में, क्योंकि सीजीआई
इसी कॉलेजियम सिस्टम को लीड कर रहे होते हैं। सीजीआई यहाँ पर इस कॉलेजियम सिस्टम को हेड कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे चर्चा की गई है वो बता दिया, और अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये आपने समझ लिया। अब एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना, जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं ये कितने टाइम के लिए सीजीआई रहने वाले हैं? ये 2 साल के लिए सीजीआई रहने वाले हैं। जैसे कि अभी हम लोग 2022 में हैं, तो ये नवंबर 2024 तक, लगभग 10 नवंबर 2024 तक ये आप कह सकते हो कि ऑफिस में रहने वाले हैं। 10 नवंबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन पर ये रहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल का एनालिसिस, पूरा 360 डिग्री के अंदर क्या करंट इशू है, क्या सिनेरियो है, प्लस क्या स्टैटिक पोर्शन है, सब कुछ हम लोगों ने आपस में मिलाकर समझ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना, एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। बात की जा रही है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम के बारे में। लेकिन एक सेकंड, शायद मैंने स्टार्टिंग वाला वीडियो आपके साथ में डिस्कस नहीं किया है। मतलब पिछले 2-4 दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं लगा रहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, तो याद ही नहीं रहा और आज भी डिस्कस करना भूल गया। तो स्टार्टिंग में जो वीडियो आपने देखा है ना, वो बेसिकली आपको पता होगा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। लगभग 14 अक्टूबर को ये पूरा इंसिडेंट हुआ। BMW के अंदर ये 4 लोग बैठे हुए थे और इन चारों लोग का यहाँ पर डायरेक्टली एक्सीडेंट होता है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। आपने गाड़ी की स्पीड देखी है? गाड़ी की स्पीड लगभग 230 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी वो। तो 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो BMW कार को ड्राइव कर रहे थे। तो यहाँ पर ये 4 लोग बैठे हुए थे और इतनी स्पीड में जो बैलेंस है ना वो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसा आपने वीडियो में लास्ट में आते आते देखा भी होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड है, उसको गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल, और जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा ना तो कहीं ना कहीं एक दुर्घटना घटेगी। तो वही चीज़ हुआ है कि यहाँ पर BMW का बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ने से वो क्या हुआ, वो जो कार थी ना वो कंटेनर में जाकर भिड़ गई, और कंटेनर में इतनी बुरी तरीके से भिड़ी है कि कार पूरी तरह से क्रैश हो गई। कार का कोई नाम और निशान नहीं है, और कंटेनर भी आप देखोगे कंटेनर की भी कितनी बुरी हालात हो गई है। तो मतलब गाड़ी की स्पीड आप लोग देख पा रहे होंगे आखिरकार बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और कहीं ना कहीं देखो यही चीज़ है आज के टाइम पर, यही है कि जो ओवर स्पीडिंग है। और ये लोग बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये बोल रहा है कि आज तो मरेंगे, आज मरेंगे, है ना। और ये चीज़ें यहाँ पर सच भी हो गई। 4 लोगों की जान गई है इसमें। एक तो गाड़ी चला रहा है, कुछ उसके रिश्तेदार थे, साथ ही साथ में एक दोस्त भी था। तो ये यहाँ पर इंसिडेंसेस हो जाते हैं ज़री सी बेवकूफ़ी की वजह से, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी फैमिली को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ओवर स्पीडिंग में जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि शो ऑफ करने के लिए वो लाइव वीडियो चल रही थी फेसबुक पे, वो व्यक्ति लाइव था दिखाने के लिए कि हाँ हम कितनी स्पीड पर चल रहे हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये काफ़ी कुछ भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि यहाँ पर सीखा जा सकता है। ये पूरा इंसिडेंट कहाँ का है? यह है जो सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ना, उसी पर ये पूरी दुर्घटना घटी है 14 अक्टूबर को। आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में पहले से भी पता होगा, और बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखे भी होंगे। नाउ आते हैं वापस अपने आर्टिकल की तरफ। नाउ ये जो आर्टिकल है ना, ये बात करता है कि हमारे PM मोदी ने उद्घाटन कर दिया है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम रिसेंटली ही न्यूज़ में आई है। तो इन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन करते हुए बोला कि अब हम लोग फर्टिलाइज़र के ऊपर आप देखोगे एक पकड़ बना रहे हैं। एक समय ऐसा था 2014 से पहले कि हम लोग फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया कर रहे थे, और अभी भी 2014 के बाद भी हम लोग फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने पकड़ ये बनाई है कि हम अपने कंट्री के अंदर खुद से फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करें, और वो चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही साथ में भारत ने अपना खुद का लिक्विड नैनो यूरिया का प्रोडक्शन कर लिया है। तो लिक्विड नैनो यूरिया क्या है ना, ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको अभी थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल से। अभी फ़िलहाल आर्टिकल में जो चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो PM मोदी ने यहाँ पर मंडे में इसका इनॉग्रेशन करते हुए, इसका उद्घाटन करते हुए बोला कि लगभग आप कह सकते हो कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम है ना, ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से मॉडर्नाइज़ कर देगी, पूरी तरह से यहाँ पर बदल देगी। साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से जो PM किसान सम्मान निधि है ना, इस सम्मान निधि के अंदर भी जो 12th इंस्टॉलमेंट था वो रिलीज़ कर दिया है। यानी इस स्कीम के अंदर में जो 16,000 करोड़ रुपए हैं वो जो 8.5 करोड़ फार्मर्स हैं उनके बैंकों के अंदर भेजे जाएंगे।
तो पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर में इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में 16,000 करोड़ रुपए फार्मर्स के बैंक में डाले जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और बहुत सारा पैसा पहले भी ट्रांसफ़र किया गया है ताकि हम लोग फार्मर्स को सपोर्ट कर सकें, वो बात यहाँ पर हमारे पीएम मोदी बोलते हैं। क्लियर हो गई। साथ ही साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि अब भारत फर्टिलाइज़र के ऊपर तो फोकस कर ही रहा है, इसके ऊपर काम चल ही रहा है। दूसरा, हम लोगों ने मिलेट्स के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं, और ये मिलेट्स ना काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छे कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई फसल होती है, नॉर्मल गेहूँ चावल होता है ना, जब आप इसको उगाओगे तो ये ज़्यादा गर्मी नहीं झेल सकते। मतलब जो इनका एक रिक्वायरमेंट होता है ना, रिक्वायरमेंट एक क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वही चाहिए। उसके अलावा अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो उससे भी यहाँ पर फसलें बेकार हो जाती हैं, ज़्यादा बारिश हो जाए उससे भी ज़्यादा फसलें बेकार हो जाती हैं। लेकिन जो ये मिलेट्स वगैरह हैं, जो मोटे अनाज है जैसे बाजरा वगैरह है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो ज़्यादा गर्मी है वो भी सह लेते हैं, बारिश सह लेते हैं। तो उस दौरान भी, यानी कि अगर क्लाइमेटिक सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये फसल ग्रो हो सकती है। तो ये एक फ़ायदा देखने को मिलता है मिलेट का, जिसके ऊपर कल मैंने आपको डिटेल से बताया भी था। कुछ राइटर ने एडिटोरियल में बोला भी था कि मिलेट को क्यों उगाना चाहिए, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर इसी के साथ में बोला गया कि साल 2023 को, यानी जो अगला साल होगा ना, वो मिलेट ईयर की तरह देखा जाएगा और इंडिया इसकी पहल रख रहा है। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। बस इतनी सी बात यहाँ पर इस आर्टिकल में बोली गई है। लेकिन अभी ये आर्टिकल एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है। एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ से कुछ निकला ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर इस आर्टिकल से करना क्या, बैकग्राउंड पढ़ना है। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम आखिरकार क्या है, आखिरकार भारत के अंदर ये फर्टिलाइज़र का स्टेटस क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आओ समझते हैं फिर। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम का मकसद है क्या। देखो, आज के टाइम पर जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं इंडिया के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी इकोनॉमी का यही है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है इकोनॉमी के अंदर में। अब फसल उगाने के लिए आपको खाद चाहिए होती है, फर्टिलाइज़र चाहिए होता है ना। वो फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो आपकी खाद ज़्यादा ग्रो होगी नहीं। तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, इंडिया भी करता है ना। ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम है ना, इसके अंदर में क्या किया गया, जितनी भी कंपनीज़ हैं उनसे बोला गया कि जब आप खाद बना रहे हो ना, जब आप फर्टिलाइज़र बना रहे हो, तो उस कट्टे के ऊपर अपना नाम लगा दो, ब्रांड लोगो वगैरह जो भी लगाना लगा दो। उस कंपनी से बोला जब आप बना रहे हो तो आप अपना लोगो वगैरह तो लगाओगे ही, लगा दो। लेकिन उस बैग के सिर्फ 1/3 हिस्से पर ही आपको वो काम करना होगा। यानी सपोज़ ये बैग है, सपोज़ ये यूरिया का बैग है, कोई कंपनी बना रही है, तो इसमें बोला गया भाई आप इतने हिस्से में ही अपना लोगो वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में, वो सिर्फ इतने हिस्से में देना। बाकी जो ये बचेगा ना, बाकी बैग के ऊपर जो बाकी हिस्सा बचेगा, वहाँ पे अलग से ब्रांडिंग की जाएगी, भारत की ब्रांडिंग की जाएगी। ठीक है ना। तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का मतलब है एक नेशन एक फर्टिलाइज़र। सभी जितने भी फर्टिलाइज़र कंपनीज होंगी, जितना भी यहाँ पर खाद वगैरह बन रहा होगा, सब पे एक ही ब्रांडिंग होगी, वो होगी भारत। बाकी कंपनीज अपनी ब्रांडिंग भी कर सकती हैं, लेकिन उस बैग पर उनको एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, छोटे से हिस्से में अपनी ब्रांडिंग करेंगी, बाकी सारा जो बैग होगा उस पर भारत की ब्रांडिंग की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, सिंगल ब्रांड का नाम होने वाला है। जैसे यूरिया हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, या म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया। अगर ये चीज़ें हैं तो जैसे ये यूरिया की बात करें तो वो भारत यूरिया हो जाएगा, डीएपी की बात करें तो वो भारत डीएपी हो जाएगा, भारत एनपीके हो जाएगा, भारत आगे लगा दी जाएगा, भारत की ब्रांडिंग कर दी जाएगी उन बैग्स के ऊपर में। और ये जो स्कीम है ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दोनों के ही ऊपर अप्लाई होती है, ये बात भी बोली जाती है। इससे क्या होगा कि जितने भी फर्टिलाइज़र ब्रांड्स हैं ना हमारे देश में, अलग अलग जो भी ब्रांड्स हैं, वो सब एक कॉमन, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, सब एक जैसे दिखेंगे जब एक भारत की ब्रांडिंग होगी सभी बैग्स के ऊपर में। क्लियर हुई बात। तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम के बारे में आपने समझा। अब बात ये करते हैं कि आखिरकार भारत के अंदर इस फर्टिलाइज़र का स्टेटस है क्या, हम लोग कितना उपयोग करते हैं फर्टिलाइज़र का, कितना इंपोर्ट करते हैं। ये कुछ रेलिवेंट पॉइंट से कुछ फैक्चुअल डेटा है जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में। जो हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया आप देखोगे पिछले 10 सालों के अंदर भारत ने हर साल 500 यानी कि 500 लाख मेट्रिक टन के आसपास जो फर्टिलाइज़र है ना उसका इस्तेमाल किया है। पिछले 10 सालों में भारत ने, हम लोगों ने हर साल 500 लाख मेट्रिक टन के आसपास का खाद का यूज़ किया है, इसको कंज्यूम किया है। और अब जब खाद की बात होती है, फर्टिलाइज़र की बात होती है, तो उसमें अलग अलग फर्टिलाइज़र आते हैं। जैसे कि यूरिया, ये तो सबने सुना ही है, सफ़ेद कलर का दानेदार आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में एमओपी है, डीएपी है, डाईअमोनियम फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी बेसिकली फर्टिलाइज़र ही है, लेकिन ये यूरिया नहीं है। यूरिया तो अलग हो गया, यूरिया के अलावा एमओपी डीएपी वाले अलग हैं, ये नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र है।
अब जो नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र इसका दाम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, MOP DAP थोड़े से महंगे मिलते हैं। इसकी वजह से जो ज़्यादातर हमारे किसान हैं, जो ज़्यादातर फार्मर्स हैं ना, वो यूरिया को ही प्रेफर करते हैं, यूरिया का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं किस फार्मिंग के अंदर में। ना बोला यह जाता है कि सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारे कदम उठाए कि हम यूरिया के कंजम्पशन को कम कर सकें। पता है बीच में दिक्कत ये बढ़ गई थी कि नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ और यूरिया का फर्टिलाइज़र यहाँ पर नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम हो रहा था, यानी जो DOP है वगैरह है ना, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम हो रहा था। लेकिन जो ये यूरिया है इसका लगातार यूज़ बढ़ रहा था। और ये देखो, अगर यूरिया का एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो ये सॉइल के लिए भी ख़राब है और खासकर ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ख़राब है। तो बोला ये गया कि हम लोगों ने इसके उपयोग को थोड़ा और बेटर करने के लिए क्या कर दिया, सरकार ने इस यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग कर दी। तब से आपने देखा होगा जो यूरिया है ना, वो थोड़ा सा हरा कलर का नज़र आता है। हरा कलर का क्यों नज़र आता है? क्योंकि उस पर नीम की कोटिंग कर दी गई है। नीम की कोटिंग से वो यूरिया बेटर हो गया है, वो हमारे मिट्टी को भी प्रोटेक्शन देगा, हमारे फसल को भी और ज़्यादा बना कर रखेगा। तो ये कदम उठाया गया। बाकी साल 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच में देखोगे ना, तो जो भारत का फर्टिलाइज़र इंपोर्ट था, हमने कितना खाद इंपोर्ट किया, तो लगभग आप कह सकते हो कि 20.33 मिलियन टन्स के आसपास का यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है। मतलब 2018-19 और 2020-21 इन दोनों को देखोगे तो एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। 2018-19 में हम लोगों ने 18.84 मिलियन टन के आसपास खाद को इंपोर्ट किया था। 2020-21 के अंदर ये जो है ना, ये बढ़कर कितना हो गया, 20.33 मिलियन। साल ब साल आप देखोगे हम लोग जो खाद का इंपोर्ट है वो लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिंपल हो गई बात, क्लियर हो गई, ठीक है ना। एक एक बात आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रही है। देन अब यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि हमारा टारगेट क्या है। देखो, हमारा टारगेट ये है कि आने वाले 4 सालों के अंदर जो भी हम लोग ये खाद को इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है। तो हमारा टारगेट ये है कि उस इंपोर्ट को हम लोग कम कर दें, अपने देश के अंदर खुद क्यों ना प्रोडक्शन करें फर्टिलाइज़र का। और ये काम स्टार्ट कर दिया गया। और इसी की चक्कर में आपको पता होगा, जैसे कि पहले यूरिया होता है, यूरिया का जो एक बैग होता है, सपोज़ यहाँ पर 50 किलोग्राम का बैग है, ठीक है ना। अब ये जो 50 किलोग्राम का बैग है काफ़ी बड़ा हो गया है, इसको यूज़ करना है हम लोग को अलग अलग तरीके से। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया, इसका एक सरल तरीका निकाला गया। क्या तरीका निकाला गया? इसकी बजाय हम लोगों ने बना दिया है लिक्विड नैनो यूरिया, यानी कि 500 ml की बॉटल, आधे लीटर की एक बॉटल तैयार कर दी गई है, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में ये नैनो यूरिया है। नैनो क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर ये एक तरीके से, एक तो बैग है अपने आप में 50 किलोग्राम का, वो बैग बहुत बड़ा है और हमने इसको छोटी बॉटल में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से इसको नैनो बोला गया। तो ये बेसिकली नैनो यूरिया कहलाता है और लिक्विड फॉर्म में है, यानी जितनी ताकत एक बैग में है 50 किलोग्राम के बैग में, उतनी ताकत यहाँ पर आधे लीटर की बॉटल में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नैनो यूरिया को बनाया गया है। और ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है ना, ये बेसिकली केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। वाइट कलर का आपको ये देखने को मिलता है। ये क्या करता है? हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, प्लांट्स को हमारे नाइट्रोजन देता है, और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो वो सारा काम यहाँ पर एक बॉटल के माध्यम से, 500 ml की बॉटल के माध्यम से हो सकता है। बस खाली यहाँ पर उसका यूज़ करने का तरीका अलग अलग देखने को मिलेगा, वो यूज़ करने का तरीका आपको नहीं जानना है, ठीक है ना। एक साथ ही साथ एक और रेलिवेंट पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि भारत के अंदर जो सबसे पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट है ना, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात के कलोल में, ठीक है ना। तो ये लोकेशन ध्यान में रखनी है। सिंपल हो गया। तो आर्टिकल हो गया, आर्टिकल का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जितना भी कुछ बन सकता है वो सब कुछ कवर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, मेक श्योर करना कि वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, जो कि डेली रहता है, और आज भी आप लोग यहाँ पर इसको अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को डिस्कस कर सकोगे। और एक काम ज़रूर से और क्या करो, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना सीखो, थोड़ा सा उसके अंदर पार्टिसिपेशन को अपना इंक्रीज़ करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपके और मेरे बीच में एंगेजमेंट बढ़ता है। मैं आपकी प्रोफाइल को फिर जानने लगता हूँ, क्योंकि जब रेगुलर कमेंट दिखता है ना, तो प्रोफाइल दिमाग में बैठ जाती है। साथ ही साथ में जो नाम है वो भी यहाँ पर फिर याद रहने लगता है। तो इससे यहाँ पर याद रहता है कौन कौन चैनल को कितने समय से फॉलो कर रहा है। तो अपना पार्टिसिपेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिखाया करो। नाउ आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? डिफेंस एक्सपो के बारे में। कल मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी भी थी, याद होगा। तो डिफेंस एक्सपो स्टार्ट होने वाला है।
अब डिफेंस एक्सपो स्टार्ट होगा और ये बेसिकली अब की बार का 12वां एडिशन है। कौन सा? 12th एडिशन। ये एक्सपो कहाँ पे होगा? एक पॉइंट ध्यान रखना, ये आपको गांधीनगर में देखने को मिलेगा, गुजरात के अंदर, ठीक है ना। अब की बार ये इवेंट गांधीनगर में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। ये 12वां एडिशन है। इससे पहले जो 11वां वाला एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो जगह का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो, ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो बोला ये जा रहा है कि ये जो डिफेंस एक्सपो होगा ये भारत को एक तरीके से और ज़्यादा ग्रो करने में मदद करेगा इस डिफेंस सेक्टर में। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो ये बोलते हैं कि भारत एक समय पर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टर था और आज हम लोग एक्सपोर्टर बन रहे हैं। और ये हकीकत बात है। एक समय था जब ये जो हथियार वगैरह हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो गए, सबमरीन हो गया या बाकी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, वो हम अलग अलग कंट्री से परचेज़ किया करते थे। फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, इन सब देशों से हम लोग यहाँ पर ये परचेज़ किया करते थे। आज हम लोगों ने इन सभी इक्विपमेंट्स को अपने देश में खुद बनाना स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली फिलीपींस को बेचा और भी कंट्रीज़ को हम लोगों ने बहुत सारे हथियार बेचना स्टार्ट कर दिया। एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ये जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है ना, ये हमारे इस डिफेंस एक्सपोर्ट को एक बढ़ावा देगा। बढ़ावा क्या देगा? 2025 तक हमारा एक टारगेट है कि हम लोग अपने इस डिफेंस वाला जो सेक्टर है ना, इसमें हम लोग $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करें, यानी हथियारों का एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक का पहुंचा दें 2025 तक। ये हमारा एक टारगेट है और ये डिफेंस एक्सपो उस टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। तो आप कहोगे इतना कुछ हो रहा है तो आखिरकार डिफेंस एक्सपो में होगा क्या? होगा ये गांधीनगर में जब ये इवेंट चल रहा होगा ना एक बहुत बड़े से एरिया में, तो वहाँ पे हम लोग अपने सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स उन हथियारों का शोकेस करेंगे, उन हथियारों को दिखाया जाएगा। अब दिखाया जाएगा तो देखने कौन आएंगे? यहाँ पे जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो आएंगी। जैसे लगभग 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ आने वाली हैं। कितनी? 53। उसके साथ साथ 44 इंडियन ओशन रीजन वाली कंट्रीज़ आने वाली हैं। तो 2 दिन में इवेंट चलने वाला है। 18 अक्टूबर को अफ्रीकन कंट्रीज़ आएंगी, जैसे आज जो है 18 अक्टूबर है, आज अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पर विजिट करेंगी। और 19 अक्टूबर को यानी कल के दिन इंडियन ओशन रीजन वाली जो कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इनका पार्टिसिपेशन होगा, ये लोग देखेंगे। लगभग 33 फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे, बहुत सारी कंपनीज़ होंगी, 1000 से ऊपर कंपनीज़ होंगी। जब ये सब लोग विजिट करेंगे ना इस इवेंट को, तो वहाँ पे बहुत सारे जब वेपन्स ये लोग देखेंगे तो किसी भी वेपन के अंदर इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगी, तो उसको ये परचेज़ भी करेंगे। और जब ये परचेज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा, हमारी कंट्री का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा एक टारगेट रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ पर ये सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी डिफेंस एक्सपो के बारे में। अब इसके बारे में कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में पहले शेयर कर रखी है। ये 12th एडिशन है, 12वां एडिशन है। इससे पहले हम लोगों का 11वां एडिशन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ के अंदर हुआ था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, एक बात और, अब यहाँ पे बात ये की जा रही है ना कि जो ये डिफेंस सेक्टर है ना, इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, क्योंकि ये काम किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में। हम लोगों ने कोविड के समय पर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम लोग खुद अपने कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट बनेंगे, किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देंगे। तो वो काम हम लोगों ने डिफेंस सेक्टर में भी किया है। और वो काम करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाया? पहली बात, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया। यानी कि मान लो जो इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर है ना, इसमें बाहर से जो पैसे आ रहा था, बाहर से जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी लिमिट पहले 49 थी, अब उसको बढ़ाकर 74 कर दिया गया। तो बाहर से पैसा भी यहाँ पर आप कह सकते हो, उसकी जो लिमिट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। पहला कदम तो ये उठाया गया। दूसरा, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में बदलाव किया गया है, वो है जो डिफेंस इम्पोर्ट बिल है वो हमारा कम हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम एक समय पर इम्पोर्टर थे, बहुत सारे हथियारों को ख़रीदा करते थे, अब उन हथियारों को बनाकर बेचते हैं। तो जो हमारा पहले हम खरीद रहे थे तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत बढ़कर आता था, क्योंकि हम खरीदते हैं ऑब्वियस सी बात है, तो उसके बदले में पैसा हमें उन कंट्रीज़ को देना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं। अब हमारा जो ये इम्पोर्ट बिल है ना, ये भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि हमने खरीदना ही कम कर दिया है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कुछ इस प्रकार के चेंजेस हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर पिछले कुछ समय में आए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है यहाँ पर ये वाला, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 2 और जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे। बात ये की जा रही है इंटरपोल के बारे में। आपने डेफिनेटली सुना होगा। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये जो इंटरपोल है ना, इसको लेकर कुछ यहाँ पर इसके ऑफिशियल्स हैं। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल हैं जिनका नाम है जुर्गन स्टॉक, ठीक है ना। तो यानी कि इसी बॉडी के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला? इन्होंने ये बोला इंटरपोल का अब
कोई भी ऐसा रोल नहीं देखने को मिलेगा जो कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को कम कर रहा हो। यानी कि इंटरपोल का काम बेसिकली आतंकवाद वगैरह को ख़त्म करने का देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरपोल उस प्रकार से काम कर नहीं रहा है। मतलब इंटरपोल का कोई भी रोल नहीं है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, ऐसा यहाँ पर इन ऑफिशियल्स का कहना है। ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल से आगे बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, पहली बात क्या है ना, इंटरपोल की ये जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है? दिल्ली के अंदर। और ये बहुत समय बाद ये दिल्ली के अंदर आपको ये मीटिंग देखने को मिलेगी, बहुत समय बाद। दिल्ली में लास्ट टाइम ये मीटिंग बहुत समय पहले हुई थी, लेकिन आज ये मीटिंग होने वाली है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, आज ये मीटिंग स्टार्ट होगी और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही साथ में इस मीटिंग को एड्रेस करने वाले हैं। तो ये इंटरपोल का 90th जनरल असेंबली का मीटिंग होगा, जिसको हमारे पीएम एड्रेस करेंगे। पीएम हमारी इस मीटिंग को हेड करने वाले हैं और यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा अलग अलग चीज़ों को, इंटरपोल को और कैसे बेटर किया जा सकता है। इंटरपोल के अंदर में देखो ये ना, इंटरपोल का काम क्या है? इंटरपोल का काम है दुनिया भर में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकना, है ना। उसके बाद में यहाँ पर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलग अलग क्राइम्स हो रहे हैं, उनको रोकने का ये काम करता है। तो इसी इंटरपोल बॉडी को और ज़्यादा हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कंट्रीज़ के बीच में एंगेजमेंट को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, वो बात यहाँ पर रखी जा रही है। उसी को लेकर आज की ये मीटिंग होने वाली है। साथ ही साथ में यहाँ पर और क्या डिस्कस किया जाएगा? चाइल्ड एब्यूज़र के बारे में डिस्कस किया जाएगा, रेपिस्ट, मर्डरर्स, ड्रग डीलर, साइबर क्रिमिनल, है ना। इन लोगों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि कैसे हम लोग इनको टैकल कर सकते हैं इंटरपोल के माध्यम से। तो ये जो इंटरपोल है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज ये मीटिंग होगी, कल इन्फॉर्मेशन आएगी कि आखिरकार क्या क्या डिस्कशन हुआ है, तो कल फिर से हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये आर्टिकल आधा ही क्लियर हुआ होगा उन लोगों को जिनको इंटरपोल के बारे में नहीं पता है। जिनको इंटरपोल के बारे में पता है उनको एक एक वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो पहली चीज़ तो यही आती है कि आखिरकार सर ये इंटरपोल है क्या। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंटरपोल एक सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि सपोज़ यहाँ पर एक वांटेड है, एक क्राइम हुआ, एक क्रिमिनल है जो कि दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भाग रहा है। तो इंटरपोल क्या करेगा ना, इन सभी कंट्रीज़ की, इन अलग अलग देशों की जो पुलिस है, इनको साथ में मिलाने का काम करता है। ये पुलिस आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। यहाँ पे नोटिस जारी किया जा सकता है। तो अगर एक क्रिमिनल किसी पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे कंट्री में भाग भी रहा है तो उसको पकड़ा भी जा सकता है इस इंटरपोल के माध्यम से। समझ में आई बात? तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको बनाया कब किया गया था? 1923 में इसको बनाया गया था। सिंपल बात हो गई। दूसरा ये ध्यान रखना, इस इंटरपोल का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट हेड होता है। और इस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? वो इंटरपोल की जनरल असेंबली यहाँ पर इलेक्ट करती है। क्लियर बात हो गई। साथ ही साथ में आप देखोगे एक बात और नज़र आती है, वो यह यहाँ पर यह है कि इसमें एक तो प्रेसिडेंट होगा, बाकी यहाँ पर एक सेक्रेटरी भी देखने को मिलेंगे। और वो जो सेक्रेटरी जनरल होंगे वो भी यहाँ पर जनरल असेंबली के थ्रू ही इलेक्ट किए जाते हैं। इंटरपोल के अंदर काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर आपको नज़र आती हैं। वो सब आपस में कोऑपरेट करके काम करती हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में आपको नज़र आता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर की जो पुलिस है वो यहाँ पर आपस में मिलकर काम करती है। तो इंडिया की साइड से कौन सी पुलिस, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो वो है CBI, दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इंडिया को इंटरपोल में रिप्रेजेंट करता है CBI। इंडिया को लेकर यहाँ पर CBI काम करता है इंटरपोल के अंदर में। अब इंटरपोल के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। ये जो जनरल असेंबली है ना, इसका क्या काम होता है बेसिकली? यहाँ पर ये देखना, इंटरपोल बेसिकली काम करेगा साइबर क्राइम, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल क्राइम, एनवायरमेंटल क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर इस प्रकार के केसेस हैं तो उनको यहाँ पर रिड्यूस करने का काम करता है ये इंटरपोल। हर एक जो मेंबर कंट्री है ना, वो बेसिकली आपको, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्री आपको इंटरपोल की मेंबर देखने को मिलेंगी। इंडिया भी यहाँ पर इसका मेंबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यह है कि इंटरपोल अलग अलग नोटिस को भी जारी करता है। अलग अलग नोटिस कौन कौन से हैं वो भी हम लोग अभी आगे समझेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये, इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के लियोन में नज़र आता है। अब मैं आपको इसके नोटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आपको इंटरपोल के नोटिस नज़र आते हैं। जैसे कि कोई वांटेड पर्सन है उसके लिए रेड नोटिस जारी किया जाता है, मिसिंग पर्सन है उसके लिए येलो नोटिस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस, अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए ब्लैक नोटिस, वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए ग्रीन नोटिस, इमिनेंट थ्रेट के लिए ऑरेंज नोटिस, मोडस ऑपरेंडी के लिए पर्पल नोटिस। और इनका एक खुद का स्पेशल नोटिस भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोल UN सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस।
तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ये अलग अलग प्रकार के नोटिस हैं जो कि यहाँ पर इंटरपोल जारी करता है। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन, आगे आता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे और जीएस पेपर नंबर 3 से भी रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे पॉवर्टी वगैरह के टॉपिक नज़र आता है। बात ये की जा रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाला जो इंडेक्स है वो आ चुका है और इस इंडेक्स में पता ये चलता है कि भारत के अंदर गरीबी पहले के कंपैरिजन में कम हुई है। हालांकि अभी है, अगर आप देखोगे दुनिया भर में तो इंडिया के अंदर जो पुअर पीपल हैं उनका नंबर 22.8 करोड़ का है। उसके बाद नाइजीरिया दूसरे नंबर पर आता है जहाँ पे 9.6 करोड़ लोग पुअर हैं। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ऐसे और भी कंट्रीज़ नज़र आती हैं। लेकिन हम लोग बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी अभी भी बहुत सारे पुअर पीपल हैं, बहुत सारी गरीबी देखने को मिलती है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गई है। वो बात इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने बताया है। इन्होंने ये बोला कि लगभग 41.5 यानी 41 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर निकले हैं इन 15 साल के पीरियड में। साल 2005 से लेकर साल 2021 तक की बात की जा रही है। साल 2005 से लेकर साल 2021 के बीच में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, इससे कई लोग यहाँ पर बाहर निकल कर आए हैं। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है। ये जो रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, ये रिपोर्ट लाता कौन है? तो ये रिपोर्ट लाती हैं दो बॉडीज साथ में मिलकर। एक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये दो लोग मिलकर यहाँ पर इस इंडेक्स को लेकर आते हैं। अभी मैं आपको लिखित में ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इन्होंने बताया 2005 से लेकर 2021 के बीच में गरीबी इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम हुई है। 40 करोड़ के आसपास, 40 ज़्यादा करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अभी भी यहाँ पर वैसे बहुत सारे लोग इसकी चपेट में फंसे हुए हैं। ठीक बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर इस सर्वे के अंदर बताया गया कि कोविड-19 को हम लोगों ने कोविड-19 से पहले तक की कहानी को कवर किया है। कोविड-19 के बाद की कहानी थोड़ी सी कम है। कोविड-19 के बाद की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ कोरोना से पहले की ही ज़्यादातर सिचुएशन यहाँ पर कवर की गई है। तो हो सकता है यहाँ पर अगर कोरोना के बाद की सिचुएशन को भी देखा जाए तो थोड़ा सा और गरीबी का डेटा इंक्रीज़ हो सकता है। बाकी फिर इन्होंने बिहार के बारे में बताया। जो बिहार है, बिहार अभी भी यहाँ पर आपको एक जैसे कि अगर हम 2015-16 में देखोगे तो 2015-16 में एक पुअरेस्ट स्टेट था, हालात काफ़ी ख़राब थे। यानी कि इस एमपीआई के अंदर बहुत बिलो रैंकिंग थी बिहार की, बिहार के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर भी जो ये पॉवर्टी है ये काफ़ी कम हो गई है। 2005 से लेकर 6 के बीच में 77% के आसपास अगर गरीबी थी तो 2020-21 के अंदर ये कम होकर 34% हो गई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर दुनिया भर में अभी लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ जो गरीब हैं वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। पुअर पीपल 22.8 करोड़ के आसपास। देन उसके बाद नाइजीरिया के अंदर देखने को मिल जाता है 9.6 करोड़ के आसपास। ठीक बात हो गई, क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। ये डेटा कब से कब तक का है? ये डेटा बेसिकली 2005 से लेकर 2021 तक का डेटा है। ठीक हो गया। अब देखो इस आर्टिकल से ही रिलेटेड, ये तो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। उसके बाद आपको करना क्या है? अभी यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बची है, कुछ स्टैटिक डेटा बताया जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, या अलग अलग बॉडीज़ कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, या आपसे पूछा जा सकता है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाली इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है, इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली यूएनडीपी के थ्रू और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के थ्रू। यानी कि यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जिसको हम ओपीएचआई के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। क्लियर हो गई बात। नाउ ये जो एमपीआई है ना, ये क्या करता है? ये पॉवर्टी केवल गरीबी को ही नहीं कवर करता है, मल्टी डायमेंशन के अंदर चीज़ों को ये देखता है, यानी अलग अलग चीज़ों को भी कवर करता है। ये केवल लोगों की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कि लोगों की आय कितनी, लोग अपनी इनकम के हिसाब से गरीब नहीं बताता है। इसके अलावा एजुकेशन की क्या हालात हैं, हेल्थ के क्या हालात हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर ये कवर करता है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना। दूसरा यहाँ पर ये बेसिकली 3 डायमेंशंस को कवर करता है। आपको ये तीनों डायमेंशंस पता होनी चाहिए, प्लीज़ ध्यान रखो ना इस बात को। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूँ, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली आया है। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की कितनी रैंकिंग है? जो 2022 वाला इंडेक्स है, ये बताओ। जो अभी ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है ना, जब आप इसकी बात करते हो तो इसमें देखो कि 4 इंडिकेटर्स को हम लोग देखते हैं। अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड मोटिलिटी, है ना, उसके बाद में यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये 4 इंडिकेटर्स को हम लोग देखते हैं।
और यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ऐसा ही पूछा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर वो 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं। तो वैसे यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स आपको देखने को मिलता है ना, ये भी बेसिकली 3 डायमेंशंस को कवर करता है। एक तो एजुकेशन के हालात क्या हैं, हेल्थ के हालात क्या हैं, और फिर तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी लोगों को कैसे मिल रही है, साफ़ पानी पीने का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना, कुकिंग फ्यूल कैसा यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ये केवल इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये बेसिकली अलग अलग चीज़ों को देखता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को समझाया। इसकी वजह से इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन? नाउ आगे आते हैं। अब पहले चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज कुछ रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं, लगभग 5 एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। क्या क्या एडिटोरियल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप सभी लोग को यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन बट इम्पेरेटिव। यानी कि जो हमारे जंगल है ना, जंगल को स्थिरता में बनाए रखना, जंगल को बनाए रखना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य हो चुका है, कंपलसरी हो चुका है। कि अब आप इससे क्या समझते हो? और ऐसे स्टेटमेंट को लेकर आपको पता होगा डायरेक्टली ऐसे दे दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इससे बारे में क्या समझते हो कि फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट एन ऑप्शन बट इम्पेरेटिव। अब आपके पास में ऑप्शन नहीं बचा है, फॉरेस्ट को बचाए रखना, बनाए रखना कंपलसरी है। इसको एक्सप्लेन करो, 250 शब्दों में एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद में इसका आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, आपको वो वाला ग्रुप मिल जाएगा। और उस ग्रुप के अंदर लगभग 35,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो। और एक काम ज़रूर से करना कि देखो सभी लोग अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर सेंड करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो ना कि सभी लोगों के आंसर्स को, सभी लोगों के तो नहीं, एटलीस्ट 2 आंसर्स को आप रिव्यू कर सकते हो। आप ये देखना कि मुझे 2 आंसर्स रिव्यू करने हैं, और जो आंसर रिव्यू हो चुका है उसको मत करना, बाकी जो आंसर रिव्यू नहीं हुआ है उसको कर देना। तो जब आप रिव्यू करोगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, आपको कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही साथ में सामने वाले की अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप वो चीज़ सामने वाले को बता भी पाओगे। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पर उस ग्रुप का हो रहा है काफ़ी सारे लोगों को, तो आप भी जाकर इस प्रकार से बेनिफिट्स ले सकते हो। नाउ आगे आते हैं, और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में 4 एडिटोरियल तो हम लोग हिंदू को लेंगे, और एक एडिटोरियल हम लोग लेने वाले हैं वो भी हिंदू का ही है, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ये मेंस वाला क्वेश्चन दिया फॉरेस्ट वाला, अब इसी से संबंधित जो एडिटोरियल है पहले मैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है वी नीड अ फॉरेस्ट लेड COP 27। जेम्स संगमा और इरम मिर्ज़ा, इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों राइटर ने मिलकर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। अब इस एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, दिखाते हैं, वहीं से डिस्कशन को करते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है उसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर नीचे प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देखना और चीज़ों को समझते हुए चलना, और समझने के बाद में एक अच्छा सा आंसर लिखकर टेलीग्राम पर सबमिट करना। देखो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि इंडिया न केवल अपने आर्किटेक्चरल के लिए फेमस है, अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, तो इसके अलावा भारत के अंदर बहुत ज़्यादा घने जंगल भी नज़र आते हैं। भारत के अंदर जो जंगल है ना वो हमारी यहाँ पर विरासतें नज़र आती हैं। और अगर हम लोग स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये जो जंगल को लेकर रिपोर्ट आती है ना, तो 2021 वाली रिपोर्ट की बात करें तो भारत के अंदर जो टोटल जंगल का एरिया है वो हमारे कंट्री का 21.71% है। तो बहुत बड़ा एरिया, एक जंगल का एरिया देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा हमारे जंगलों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं अलग अलग प्रकार की। क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जो वैल्यूएबल एसेट है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो इनकी चक्कर में जंगल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। और नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें ना, तो ये बोलता है नीति आयोग कि हर साल लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो जंगल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। हर साल इतना बड़ा एरिया जंगल का ख़त्म हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता वाली बात है। तो इसी चक्कर में आज के टाइम पर ज़रूरत हमें यह है कि हम लोग फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करें, और फॉरेस्ट को बनाए रखना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे लिए कंपलसरी है। यहीं पे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आखिरकार क्यों है इतना इंपॉर्टेंस जंगल को बचाने के लिए। तो जंगल का खुद का इंपॉर्टेंस क्या है पहले हमें वो समझना होगा। देखो
पृथ्वी के ऊपर जो जितनी ज़मीन है ना, उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जंगलों से कवर है, घने जंगलों से कवर है। पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, बायोडाइवर्सिटी को बचाने में। बहुत सारे जानवर इन्हीं जंगलों में रहते हैं। वो जानवर बचे हुए हैं केवल इन जंगलों की वजह से। दूसरा आप देखोगे ना, तो क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गर्मी का इस प्रकार से बढ़ना, और इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको रेगुलेट करने का काम भी हमारा जंगल ही करता है, इस क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करने का काम भी ये जंगल ही करता है। लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। ये तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस समझो, जो फॉरेस्ट हैं वो बेसिकली पॉवर्टी एलिवेशन का काम भी करते हैं, यानी कि गरीबी को दूर भी कर रहे हैं। कहोगे कैसे? तो ये जो फॉरेस्ट एंड जंगल, ये लगभग इन्होंने 86 मिलियन से ज़्यादा ग्रीन जॉब्स दे रखी हैं, 86 मिलियन से ज़्यादा ग्रीन जॉब प्रोवाइड करवा रखी हैं। और हमारे प्लानेट पर जितने भी लोग आपको देखने को मिल जाते हैं, उनका कहीं ना किसी प्रकार से कांटेक्ट फॉरेस्ट के साथ में है ही। तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो जंगल है ये घर है बहुत सारे लोगों का भी। मतलब इम्पॉर्टेंस तो आपने देखा कि कैसे हमारे क्लाइमेट के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जो मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पीपल्स आपको देखने को मिलती हैं, जो आदिवासी लोग आपको देखने को मिलते हैं, वो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं ना, वो अभी भी जंगलों के अंदर रह रहे हैं, जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत सारा कच्चा माल हम लोग को देता है, रॉ मटेरियल देता है। जैसे सिल्क वॉर्मिंग हो गया, सिल्क वॉर्म रेयरिंग की जाती है। उसके बाद में टॉय मेकिंग, लीफ प्लेट मेकिंग, प्लाईवुड, पेपर, पल्प, ये सारी चीज़ें जंगलों से ही आ रही है। उसके बाद में ये जंगल बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि मेजर की बात करें, यानी बड़े बड़े जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, राउंड लकड़ियाँ हो गई, पल्प वुड हो गया, चारकोल, फायरवुड, ये सब जंगलों से मिल रहा है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बैम्बू हो गया, मसाले हो गए, एडिबल फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब भी हमें जंगलों से ही मिल रहा है। तो ये तो यहाँ पर जंगल का हुआ इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं कि जंगल को प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, बचाना ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सिचुएशन आज के टाइम पर देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और इसके लिए हमारे संविधान में भी डायरेक्टली ये सारी चीज़ें मेंशन है। हमारा संविधान के अंदर भी आपको बहुत सारे प्रोविज़न देखने को मिलते हैं जंगल को लेकर। जैसे बात ये की जाती है, आप जंगल को देखोगे ना, तो ये फॉरेस्ट आपको कौन सी लिस्ट में नज़र आएगा? कंकरेंट लिस्ट में। संविधान के अंदर जो 7वां शेड्यूल है उसमें आपको अलग अलग लिस्ट देखने को मिलती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में आपको यहाँ पर ये जंगल वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है कि जंगल को लेकर जो भी यहाँ पर लॉज होंगे उसको लेकर काम हमारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो साथ में मिलकर करेंगे। फिर उसके बाद में जो 42वां संशोधन किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को देखोगे ना, तो इसके बेसिस पर ही यहाँ पे हम लोगों ने ये जो जंगल वाला सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। तो संविधान में यहाँ पे चर्चा की गई है। दूसरा, आर्टिकल 51A जी के अंदर आप देखोगे तो आर्टिकल 51A में आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो जो जी वाली फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलती है ना हमारे संविधान में, वो क्या बोलती है कि ये हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि उसे नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी भी है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 48A में आप देखोगे ना, तो ये हमारा DPSP है। ये भी बात ये करता है कि जो हमारी स्टेट है ना, उनको जंगल को बचाना चाहिए, जंगल को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये संविधान के अंदर आपको फॉरेस्ट को लेकर ये सारी बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कि आखिरकार इन फॉरेस्ट का मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, मतलब क्यों नहीं हम लोग प्रॉपरली फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर पा रहे हैं भारत के अंदर। तो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट फॉरेस्ट कवर। यानी कि आप देखोगे ना, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें, जो आइडियल परसेंटेज है फॉरेस्ट का वो 33% होना चाहिए, कि मतलब 33% तो जंगल होने चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर ये फॉरेस्ट बहुत कम है, 21% के आसपास हमारे देश में देखने को मिलेगा। और वो 21% भी जो जंगल है ना, वो लगातार कम होता हुआ जा रहा है। ये आपको पहला एक चैलेंज देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे गाय और भैंसों की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, 412 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है। तो इसमें से यहाँ पर ये लोग जो गाय भैंस है, इसको ये क्या करती है, घास को चरती हैं, तो घासों में चराया जाता है। तो इसकी चक्कर में आप देखोगे ना, क्योंकि ग्रेजिंग को लेकर कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है,
घास चराने के लिए कोई भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो काफ़ी बार क्या हो जाता है, भारत में बहुत सारी जगह पर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, एक हद से ज़्यादा घासें चरवाई जाती हैं, जिससे यहाँ पर डायरेक्टली फॉरेस्ट को डैमेज होता है। ये यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर चैलेंज है। फिर एक चैलेंज है मेंटेनेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज वही टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, गर्मी का इंक्रीज़ होना। ये क्लाइमेट चेंज अपने आप में ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गर्मी जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जंगलों के अंदर आग लगना, इन जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं उनका मर जाना, तो इस प्रकार के इवेंट भी यहाँ पर जंगल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। 2030 तक बोला यह जा रहा है कि 45 से लगकर 64% तक, यानी 45 से लेकर 64% तक जो जंगल है भारत के अंदर में, ये कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ना, उसका शिकार आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी जो जंगलों की प्रजातियां हैं वो अभी हिमालयन रीजन से और ऊपर भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी लगातार इंक्रीज़ हो रही है, उनको ठंड में रहना पसंद है, तो हिमालयन रीजन से वो माइग्रेट कर रही हैं और ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर। ये आप लोग कह सकते हो, ये सिचुएशन है। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया एक जानवर है, ये हमारा पहला मैमल देखने को मिलेगा। ये सबसे पहला मैमल है जिसका नाम है ब्राम्बल के मेलोमी। तो ये जो ब्राम्बल के मेलोमीज है ना, ये पहला मैमल है जो कि पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। आज के टाइम पर ये देखने को नहीं मिलेगी दुनिया में, और ये इसके विलुप्त होने के पीछे का रीज़न है क्लाइमेट चेंज, वही टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज ये है कि ये अगर हम लोग देखो, ये फॉरेस्ट के साथ में इस प्रकार से काम करते हैं, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्राइब्स के साथ भी इनजस्टिस कर रहे होंगे। बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट में, जंगलों में रह रही हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब यहाँ पर जंगल के इस प्रकार से यहाँ पर हालात कर दिए जाएंगी, तो इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो भी रिलेशनशिप है वो आपको ख़राब होता हुआ नज़र आएगा। लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, नेशनल पार्क बना रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हो, इको पार्क बना रहे हो, तो इसके चक्कर में जो बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं उनको जंगलों से निकाला भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इशू पड़ता हुआ नज़र आएगा। साल 2014 में देखोगे ना, तो 450 से ज़्यादा जो परिवार हैं जो कि बाइगा और गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इनको यहाँ पर निकाल दिया गया था कान्हा टाइगर रिजर्व से। इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम लोग टाइगर्स को बचाएंगे, टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ से हम हटा रहे हैं। और ऐसे ही 2017 में हुआ, असम के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग जो बोडो से थे, राबा से, यहाँ पे इनको हटा दिया गया, ज़बरदस्ती निकाल दिया गया ओरंग नेशनल पार्क से। तो आप कह सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए आपको कुछ इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए जो कि मेंस में आपको हेल्प करेंगे। तो एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, दूसरा है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, फिर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपको अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे जो कि सरकार ने स्टार्ट किए हैं। नाउ अब यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग कर क्या सकते हैं, लास्ट में हमें क्या क्या करने चाहिए। पहली बात तो आपको एक डेडिकेटेड फॉरेस्ट कॉरिडोर बनाना चाहिए, यानी एक कॉरिडोर को आप मेंटेन करके रखो जहाँ से जो जंगली जानवर है वो पास हो सके आराम से, जंगली जानवर बचे रहें। दूसरा यहाँ पर क्या करना होगा, जो ट्राइबल्स हैं ना, जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं जंगलों के अंदर में, उनको एज अ फॉरेस्ट एंटरप्रेन्योर की तरह देखो। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कोई नुकसान ना हो। आप जिस प्रकार से यहाँ पर जंगल के साथ में कर रहे हो, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन वो यहाँ पर जंगलों को प्रोटेक्शन देने में मदद भी कर रही हैं, ठीक है ना। तो उनको हमें एक एज अ एंटरप्रेन्योर देखना होगा। प्लस यहाँ पे जंगल के अंदर जो बहुत सारा कूड़ा करकट जमा होता है ना, उससे आप लोग यहाँ पर वेल्थ जनरेट कर सकते हो। बहुत सारी लकड़ियाँ फालतू की देखने को मिलती हैं, है ना, बहुत सारा यहाँ पर वेस्ट होता है जिसको हम लोग आराम से उससे वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ हम लोग को बढ़ना होगा, जैसे ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यानी कि आप ग्रीनरीज का ज़्यादा इस्तेमाल करो, है ना। आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे कि एनवायरनमेंट का बिल्कुल भी कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ये सिर्फ किताबी बातें, कहने की बातें, हकीकत में ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती नहीं है ना। हकीकत में ये चीज़ें यहाँ पर लागू होती भी नहीं नज़र आएंगी। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, फॉरेस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करना होगा कि फॉरेस्ट वापस से रीग्रो हो सके, जितना भी नुकसान हुआ है अभी तक वो वापस से हमारे पास में आ सके, वेटलैंड्स रीस्टोर हो सके। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आने वाली जनरेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने वाली है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल लिखा गया है सुभोजित चट्टोपाध्याय साहब के थ्रू।
इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कोविड-19 से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में, और अब यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, कैसे रिकवरी हो रही है, उस रिकवरी का एनालिसिस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। समझते हैं इसको, क्या इनका कहना है। इन्होंने बोला कि रिसेंटली हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, करेक्टिंग कोर्स करके यहाँ पर उस रिपोर्ट का नाम होता है। इस रिपोर्ट ने दिखाया कि किस प्रकार से जो कोविड-19 पैंडेमिक है ना, उसका दुनिया भर पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, दुनिया भर के अंदर कितनी ज़्यादा गरीबी हुई है इस कोविड-19 की वजह से। जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली सिचुएशन में रह रहे हैं, एकदम भद्दर गरीबी वाली सिचुएशन में रह रहे हैं। और ये बुरी तरह से जो गरीबी है वो अभी 7 करोड़ मिलियन से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है साल 2020 में। 7 करोड़ मिलियन से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है 2020 में, ऐसा राइटर बोलते हैं। जो दुनिया भर में पॉवर्टी रेट है, जो गरीबी का रेट है, वो कोरोना की वजह से इंक्रीज़ हो गया। कितना रेट इंक्रीज़ हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर 2019 में 8.4% के आसपास आपको ये गरीबी का स्तर देखने को मिलता था, जो कि 2019 में यह 9.3% के आसपास पहुँच चुका है। तो ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं पिछले 20 सालों के अंदर कि जो पॉवर्टी रेट है वो दुनिया भर में वो ऊपर जा रहा है। दुनिया भर में जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, वो पूरी तरह से वाइडन हो चुकी हैं। इनइक्वालिटी का मतलब समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम लोग गरीबी की बात कर रहे हैं, तो गरीबी से इनइक्वालिटी को लिंक कर सकते हो कैसे? कोविड में हमने देखा अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, और यहाँ पर ना सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। इकोनॉमिक रिकवर होने पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है, और धीरे धीरे अभी रिकवर हो रही है। ऐसा नहीं है सब कुछ रिकवर हो चुका है, बहुत धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें रिकवर हो रही हैं। फिर राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसने फोकस किया फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, सरकार के खर्चों के ऊपर यहाँ पर इसने फोकस किया। जो गरीब कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं, जो पुअर कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं ना, उनके ऊपर पेंडेमिक का इम्पैक्ट थोड़ा और बुरी तरह से पड़ा, और जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। अमीर कंट्रीज़ तुरंत यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिवाइव कर गई हैं, लेकिन गरीब कंट्रीज़ कैसे रिवाइव करे, पुअर कंट्री कैसे रिवाइव करे, है ना? ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसी के चक्कर में, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सरकार ने कुछ अलग अलग प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, एक तरीके से जो सब्सिडीज़ हैं वो यहाँ पर देना स्टार्ट किया। कुछ यहाँ पे सरकारों ने सपोर्ट करवाया ताकि यहाँ पर जल्दी जल्दी पेंडेमिक के बाद से हम लोग रिकवर कर सकें, पेंडेमिक के बाद हम लोग रिकवर कर सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आई हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, वो वापस से रिकवरी की साइड पर बढ़ चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में क्या सिचुएशन रही, इंडिया के क्या हालात रहे, वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। अब इसको समझते हैं। देखो इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया। यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जो हमारी पॉलिसी आपको देखने को मिलती है ना, हम लोग को बहुत कुछ सीखना होगा उन सब चीज़ों से। इंडिया की इकोनॉमी कोविड के पहले थोड़ी बहुत सही थी, कोविड के बाद गिरनी स्टार्ट हुई, 2020 में गिरती रही, 2021 में गिरती रही, 2022 में भी यही हालात हैं, 2022 में भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं। तो ये बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि 2019, 20, 21, 22 हो चुका है, इकोनॉमी अभी भी डाउनवर्ड फेस में ही है। और जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो बेसिकली यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात करता है। जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भारत का ग्रोथ रेट कम कर दिया है। अभी मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पढ़ाया था, आपको पता होगा, उन्होंने भी इंडिया का ग्रोथ रेट कम कर दिया कि भारत जो ग्रो कर रहा है ना, उसकी जीडीपी थोड़ी सी कट डाउन कर दी गई है, तो ग्रोथ रेट ये लगातार कम होता चले जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो 2020 में आप देखोगे ना, जो भारत के अंदर पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से भी नीचे, वो लगभग 10% की पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 10% के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ये प्रतिशत है या फिर बहुत बड़ा परसेंटेज है। फिर उसके बाद में सरकार ने यहाँ पर क्या किया, इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए एक फिस्कल स्टिमुलस दे दिया, यानी कुछ पैसा मार्केट में रिलीज़ करने के लिए बोला गया। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए, यानी हमारे जीडीपी का 1%। इन्होंने बोला कि हम अब यहाँ पर ये जो पैसा है 2 लाख करोड़ रुपए खर्चेंगे ताकि कोरोना से हम लोग रिकवर कर सकें। कुछ पैसा यहाँ पर खर्चा गया एमजी नरेगा के ऊपर। किसके ऊपर? एमजी नरेगा के ऊपर। ये क्या है? महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या करता है? ये मजदूरों को काम देता है, 100 दिन की मजदूरी प्रोवाइड करवाता है। अब लोग काम करेंगे तो उसके बदले में उनको तनख्वाह भी मिलेगी, है ना। तो उन्होंने बोला कि जो हम 2 लाख करोड़ रुपये खर्चेंगे ना, कुछ पैसा इस स्कीम को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और कितनी मजबूत हुई इस स्कीम? कितनी मजबूत हुई है? कुछ भी नहीं। पता है क्या हुआ कि जितने भी लोग यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे एमजी नरेगा के अंदर में, उनकी तनख्वाह में बस 20-20 रुपये बढ़ा दिए। कितने? 20-20 रुपये। तो 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया।
अब ये बताओ यहाँ पर इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा। इससे यहाँ पर राइटर बोलते हैं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो यानी कि जो सरकार पैसा लेकर आई थी, इकट्ठा पैसा यहाँ पर खर्चने की सोची थी, उसका भी कोई इम्पैक्ट ज़्यादा बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है ना। आप पीपल के हैंड में पैसा प्रोवाइड करवा दोगे तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, उसके बदले आपको अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था उस पैसे का। सबसे पहली बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि चलो ये कदम उठा लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा अच्छा काम एक किया भी है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही आपको पता है, इसने क्या किया, लगभग 80 करोड़ लोगों को भारत में खाना प्रोवाइड करवाया। इस स्कीम ने देखो नो डाउट अच्छा काम किया कि लोगों को फ्री में जो राशंस हैं वो बहुत सारी चीज़ें मिली थी कोरोना के समय तक, और अभी तक इसको मतलब कंटिन्यू किया गया है। इस साल तो ये पूरी तरह से चलने वाला है, 2022 के अंत तक यहाँ पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया है, ये आप सभी ने पता है। स्टार्ट इसको अप्रैल 2020 में किया गया था। लेकिन राइटर ये बोलते हैं, सर ये बताओ इसका फ़ायदा क्या हुआ। आप कहोगे क्यों, अच्छा तो किया था, फ़ायदा क्या हुआ, क्या फ़ायदा क्या होगा, क्या मतलब है। राइटर ये बोलते हैं कि ये देखो, अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 121 कंट्री में से 107 है। ऐसा कैसे हुआ फिर, जब इंडिया ने यहाँ पर इतना सारा पैसा खर्चा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को एक अच्छा खाना दिया, तो माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण जैसी चीज़ों से जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं रिकवरी के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं उसको लेकर राइटर बोलते हैं वो रिकवरी इतनी अच्छी नहीं है, हम लोग कहाँ कहाँ पर गलत रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना डेफिनेटली एक सोल्यूशन था, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि सिचुएशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जब इन्होंने बताया 2022 का इंडेक्स है, तो 2021 में क्या हालात रहे इन्होंने बस समझाया इसके बारे में। तो यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा सही नहीं था बजाय इस स्कीम के लागू होने के बाद भी। फिर इस काम को होने के बाद राइटर ने बोला टैक्स पॉलिसीज़ के बारे में। आप देखोगे ना, टैक्स पॉलिसी कैसी रही है सरकार की। टैक्स पॉलिसी ये रही है कि सितंबर 2019 की बात है, 2019 में जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, कंपनियों से जो टैक्स लिया जाता है उसको कम कर दिया गया था। 30% से 22% कर दिया गया टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स को कम कर दिया गया। इससे यहाँ पर सरकार को नुकसान भी बहुत हुआ। उसी समय पर आप देखोगे जो कॉरपोरेट का प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है। ऑब्वियसली वाले टैक्स कम दे रहे हैं तो इनका प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि बाद में एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट, और वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट यहाँ पर भारत की रैंक बहुत बुरे पर लेकर आ जाती है और बोलती यह है कि इंडिया के अंदर जो पुअर पीपल है ना, उन पुअर पीपल के लिए काम नहीं किया गया है, और खासकर इन जो कंपनियां हैं इन्हीं को यहाँ पर और छूट दे दी गई है। कहने का पर्पस पता है क्या मतलब है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कॉरपोरेट टैक्स है, कंपनियों के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा था उसको कम कर दिया गया, जबकि उसको बढ़ा देना चाहिए था। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है उससे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए था, जो कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है उसको उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेना चाहिए था। अब होना क्या चाहिए था कि जब जैसे ये टैक्स लिया गया तो वो जो टैक्स है वो पुअर लोगों के अंदर, गरीब लोगों के अंदर बढ़ जाना चाहिए था। यानी इस बड़े स्केल से टैक्स निकालने के बाद में इस वाले स्केल में बांटना था, ऐसे काम करना था। लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स खुद ही कम कर दिया, सरकार का खुद ही नुकसान हुआ, यहाँ पर इन्होंने खुद लॉस फेस किया। तो अब ये पुअर पीपल तक क्या पहुँचाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो पुअर पीपल हैं या फिर जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन में और आ गए, है ना। इसकी वजह से जो आपको पता होगा ना, जो इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे जीएसटी वगैरह सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो इनका बर्डन गरीब लोगों के ऊपर और पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है यहाँ पर। ठीक है ना सॉरी। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स आपने देखा, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से और बर्डन डाल दिया इसने पुअर पीपल के ऊपर। इनको थोड़े जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे, जो टैक्स बड़े लेवल से काट कर लाकर, क्योंकि यही है ना कि अमीरों से टैक्स लो और अमीरों से टैक्स लेने के बाद में वो जो टैक्स है वो गरीबों तक बांट दो, ये एक पॉलिसी होनी चाहिए थी। लेकिन उस चीज़ के अंदर भी हम कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर फेलियर हुआ है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। तो शुभोचित चट्टोपाध्याय साहब यहाँ पर बोलते यह हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का सिस्टम रहा है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आया है। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है। ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हम लोगों ने इंडिया के अंदर में देखा है, और इसी मिसमैनेजमेंट की वजह से साल 2020 में लोग और गरीबी की रेखा के अंदर आए हैं, गरीबी की रेखा में पहुँचे हैं, क्योंकि अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर इसके बारे में समझा, है ना।
तो बेसिकली करना अलग तरीके से काम था, टैक्स वहाँ से काट कर यहाँ तक लोगों तक पहुँचाना चाहिए था, बट ऐसी चीज़ें नहीं हुई। इसकी वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो ये जो भी रिकवरी एनालिसिस है कोविड के बाद का, वो क्या रहा है ये मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, कि इन रिकवरी एनालिसिस के अंदर कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई है वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। कोविड के बाद की बात की जा रही है, कोविड के बाद की बात की जा रही है। अच्छा चलो क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि ये 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। इन 2 आर्टिकल में इस वाले को छोड़कर पहले ये वाला डिस्कस करते हैं। ऊपर वाला काम का कम है, नीचे वाला काम का थोड़ा ज़्यादा है, एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट नज़र आएगा। क्या है आओ समझते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है किस चीज़ के बारे में, कि सर टोकनाइजेशन के बारे में। जो टोकनाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया है 1 अक्टूबर से। तो जो टोकनाइजेशन है ना, इससे फ्रॉड जो है ना वो कम हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड को हम लोग कम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, दैट इज़ हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इन्होंने क्या किया, जो टोकनाइजेशन है डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स का, वो यहाँ पर 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया है। अब आप कहोगे टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो करंट टाइम पर क्या होता है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, डिजिटाइजेशन का ज़माना आ चुका है, लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड से काफ़ी सारी छूट लेते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग जब होती है ना, तो इन्होंने अमाउंट कटाया। अब जब अमाउंट कटाते हैं आपको पता होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग अमेज़न का एग्जांपल लेते हैं या फ्लिपकार्ट, किसी का भी एग्जांपल ले लो। अमेज़न पे जब आपने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए वो आपसे सारी की सारी कार्ड की डिटेल्स मांगता है। कार्ड की डिटेल का नंबर हो गया, पीछे CVV नंबर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होती है। वो सारी चीज़ें लिखने के बाद में आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर वो वहीं पर सेव हो गया ना, है ना, वहीं पर वो सेव हो जाता है। अब दूसरी बार ऑर्डर करना है आपको, तो दूसरी बार आपने सामान ऑर्डर किया, केवल CVV डाला, केवल CVV डालने के बाद में ऑर्डर हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से आपकी जो सारी डिटेलिंग्स है वो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर सेव हो गई हैं, सब कुछ सेव हो गया है, आपके डिटेलिंग्स कार्ड की सेव हो गई हैं। अब आप जब ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो ट्रांजैक्शन करते हो, जितनी देर वो पहिया घूम रहा होता है पेमेंट के टाइम पर, तो उतने समय पर बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। वो ट्रांजैक्शन कंफर्म की जाती है बैंक से, फिर कंफर्म होने के बाद में वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होती है। उसी के बीच में फ्रॉड हो जाता है, वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन हैक कर ली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के अकाउंट भी खाली हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि कैसे जो ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड है ना, हम उसको रोक सकते हैं। ऑनलाइन कार्ड फ्रॉड को रोका जा सकता है, ये जो फ्रॉड है इसको रोका जा सकता है। कैसे? टोकनाइजेशन की मदद से। तो ये तो आपने प्रॉब्लम समझा विस्तार से। अब ये टोकनाइजेशन, ये सॉल्यूशन जो आरबीआई लेकर आया है, ये क्या है, और अब इसको समझते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पर इस वाले पिक्चर को देखना आप, देखो ऊपर बताया गया हाउ अ रेगुलर कार्ड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड, मतलब कैसे आपका जो रेगुलर पेमेंट वगैरह वो होता है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट को परचेज़ किया, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट किया तो जो कार्ड डिटेल्स है ना, वो उस पेमेंट से, जहाँ पे पेमेंट हो रही है उस कंपनी से जाती है बैंक के पास में। अब बैंक वो रिक्वेस्ट भेजता है कहाँ पर, जहाँ से आपका कार्ड आया है, तो फिर वो कार्ड कंफर्म करता है कि हाँ कार्ड यहीं का है। सब कुछ कंफर्मेशन होने के बाद में आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल काम होता है। लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि भैया बीच में जब पेमेंट हो रही होती है ना, जो बीच में ऐसे घूम रहा होता है पेमेंट होते समय पर कंफर्म होने के लिए, तो बीच में ये काम होता है, बैंक तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, बैंक इसको क्लियर करता है, तब ये सब काम हो जाता है। लेकिन इसी बीच में फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए क्या किया गया, टोकनाइजेशन का प्रोसेस लेकर आया जाएगा। अब ये टोकनाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कार्ड की डिटेल्स ही नहीं डालनी है, आप अपने ओरिजिनल कार्ड की डिटेल ही नहीं डालोगे और बिना डिटेल डाले ही आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाएगा, यही तो टोकनाइजेशन है। अब इसका मतलब क्या है कि अभी सर आप क्या करते हो, अपनी ओरिजिनल डिटेल डालते हो। ओरिजिनल डिटेल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपने नंबर डाल दिया और पीछे का CVV नंबर डाल दिया, ये सारी चीज़ें आप कार्ड की डाल देते हो, है ना, ये ओरिजिनल डिटेल हो गई आपकी। लेकिन अब ये देखो, आपको ओरिजिनल डिटेल नहीं डालनी है, आरबीआई आपको टोकन देगा। टोकन होता है ना, एक डुप्लीकेट नंबर देगा आपको, वो डुप्लीकेट नंबर एंटर करना होगा। मतलब आपको डुप्लीकेट नंबर एंटर करना होगा, वो नंबर आपका सभी जगह पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप सारी डिटेल डाल तो रहे होंगे लेकिन ओरिजिनल डिटेल नहीं डाल रहे होंगे, वो डुप्लीकेट डिटेल होगी। तो वो जैसे आप डालोगे ना, मतलब आपको एक टोकनाइजेशन वाला नंबर मिल जाएगा, वो नंबर डालोगे, वो कंफर्म होगा, वो जाएगा बैंक से, मतलब पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, उससे यहाँ पर आपकी पेमेंट हो जाएगी।
यानी बीच में अगर इसको हैक कर भी लिया गया तो आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसको, आपका वो टोकनाइजेशन डुप्लीकेट नंबर मिलेगा, उससे आपके बैंक के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक बात हो गई। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने का एक तरीका है टोकनाइजेशन ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोकनाइजेशन ट्रांजैक्शन काम करता है, इस प्रकार से ये अलग है। आपको ओरिजिनल डिटेल नहीं डालनी है आपको, और जैसे कि अभी आरबीआई बताएगा कि कैसे कैसे आपको टोकनाइजेशन नंबर मिलेगा, तो जो भी प्रोसेस होगा, तो जो ऐसे टोकनाइजेशन नंबर मिल जाएगा तो आप उस टोकनाइजेशन का इस्तेमाल करोगे, उस टोकन का इस्तेमाल करके अपनी पेमेंट को इनिशिएट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ऑनलाइन फ्रॉड को इस प्रकार से रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। यहाँ पर कुछ बात थी भी नहीं, देखो बहुत नन्हा सा आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, और अगर आपको लिखित में चाहिए जो भी मैंने आपको बताई है तो मैंने लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन बेसिकली क्या है? इट रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड। आपको एक ऑल्टरनेट कोड मिल जाएगा जिसको हम लोग टोकन बोलेंगे। तो ये आपको लिखित में आपको ये सारी चीज़ें मिल चुकी है, ये आप लोग यहाँ पर अपने पास में लिख कर रख लेना नोट्स में। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है हिंदी इम्पोजिशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट। इसको अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं, उससे पहले काम की चीज़ इस वाले एडिटोरियल में थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर राइटर बोलते हैं, राइटर कौन है? MK नारायणन साहब। इनका कहना ही है टुडेज वेपन ऑफ चॉइस इट्स एक्सपेंडिंग डायमेंशंस। यानी कि आज के समय का जो वेपन है ना, और इसका जो लगातार बढ़ावा हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, और उसको कैसे रोका जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो मतलब मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसको लेकर। अब यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे खतरनाक वेपन, सबसे खतरनाक हथियार इस ज़माने में कौन सा है? 21st सेंचुरी में सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर हथियार कौन सा होगा? कहोगे न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब होगा सबसे खतरनाक, वो बहुत पहले से खतरनाक है। उससे भी खतरनाक क्या है? उससे भी खतरनाक है साइबर अटैक, है ना, साइबर थ्रेट। ये और ज़्यादा, साइबर क्राइम बहुत खतरनाक है। यहाँ पर 1 मिनट में कुछ भी हैक किया जा सकता है, हैक करके इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीक किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो उसी साइबर क्राइम के बारे में यहाँ पर राइटर चर्चा करते हैं, साइबर थ्रेट के बारे में राइटर चर्चा करते हैं कि साइबर थ्रेट दुनिया भर में बढ़ रहा है, और इंडिया में भी हम लोगों ने ऐसा देखा। वो कहाँ पर देखा, कैसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में घपला हुआ, वो यहाँ पर राइटर बताते हैं, मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में। इन्होंने यहाँ पर बोला कि 21st सेंचुरी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एक नया डेंजर नज़र आ रहा है हम लोग को। वो नया डेंजर है साइबर थ्रेट। कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर खतरा पहुँचाना, कंप्यूटर के माध्यम से अपराध करना, और ये एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पर आज के टाइम पर हो रहा है। बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर, एक समय पर इसके बारे में कोई जानता नहीं था, आज सभी लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसके बारे में पता है साइबर थ्रेट एग्जैक्टली है क्या। मेंशन यहाँ पर राइटर करते हैं कि देखो ये अभी शुरुआत है, और आने वाले टाइम पर साइबर थ्रेट का और ज़्यादा बुरा हालात हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर में भी साइबर थ्रेट का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बारे में रशिया ने ज़्यादा खुलकर नहीं मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो इस वेपन का यूज़ होता हुआ नज़र आया है। यही एक रियलिटी है। राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखो जैसे जैसे हर दिन पास हो रहे हैं, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं ना, हम एक नई रियलिटी को फेस करते हैं। हर रोज़ हम लोग एक नई रियलिटी देखते हैं, और वैसे ही यहाँ पर साइबर थ्रेट में हो रहा है, साइबर अटैक में हो रहा है। हर रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पर नया देखने को मिल रहा है। हर रोज़ यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार के साइबर थ्रेट आपको देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। आप देखोगे हाल ही में इंडिया के अंदर एक रशियन व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था। पता रीज़न क्या है? रशियन को अरेस्ट किया गया था हाल ही में भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने कंप्यूटर्स को हैक कर दिया था, और कंप्यूटर्स को हैक किया था कौन से वाले? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर। क्या किया इसने? जो एग्जामिनेशन होता है ना, एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होता है IIT के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, तो बेसिकली इसने इन्हीं सारे प्रोसेस को हैक कर दिया। जो कंप्यूटर होता है ना, जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन करवाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। अब जिन कंप्यूटर पर एग्जामिनेशन हो रहा है, IIT के अंदर एंट्रेंस चाहिए, उसी कंप्यूटर को हैक कर दिया उस व्यक्ति ने। और अब जैसे ही इसके बारे में पता चला तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। और बोला यह जा रहा है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा किस्सा है कि आप भैया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ले रहे हो। एग्जाम, आप कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन हो रहा है आजकल के समय पर, आपको पता होगा, जिससे कि आपको एंट्रेंस मिल रहा है या फिर और कोई जॉब लग रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। तो अगर कंप्यूटर ही हैक हो जाए तो मामला ख़त्म है ना फिर तो। और ये बेसिकली टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि ये आप देखोगे ना तो बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में हो रही हैं इस साइबर थ्रेट से।
इस प्रकार के इंसिडेंट्स नज़र आ रहे हैं, साइबर अटैक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साइबर अटैक को लेकर जनरल पब्लिक धीरे धीरे अवेयर हो रही है, लेकिन यहाँ पर अवेयर होने से भी फ़ायदा क्या जब तक हम कोई कदम उठा नहीं सकते। मतलब ये चीज़ सरप्राइज़ कर सकती है बहुत सारे आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, और इसने सरप्राइज़ भी किया है। और आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अब थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर कदम उठाना होगा, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट लोगे, कंप्यूटर हैक किए जा सकते हैं, मतलब इनको ट्रैक किया जा सकता है, इनको हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद में आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से पलटी जा सकती है। तो ये बात यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर आप कह सकते हो अगर ये बात जो है बाहर पूरी तरह से अगर फैल जाए और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, तो इंडिया का जो ये प्रेस्टीज एग्जामिनेशन है इतना ज़्यादा जाना माना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएगा। और अभी तक टेक्नोलॉजी जो आप दिख रहे हो ना, इसको लोग मजाक समझ रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है। जो साइबर अटैक है ना, साइबर अटैक किसी कंट्री के नेशनल एसेट के ऊपर भी किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी किया जा सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैक की जा सकती हैं, सरकार जो कंट्री का इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना वो निकाला जा सकता है। तो अब साइबर अटैक का सोल्यूशन क्या है, वो है साइबर सिक्योरिटी की। तो साइबर सिक्योरिटी की तरफ हम लोग को धीरे धीरे बढ़ना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करेंट टाइम पर। और आप देखोगे ना सिचुएशन ये भी, और ये रियलिटी भी, हकीकत भी है कि हम लोग कितना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर देते हैं। आपने देखा होगा, आपने भी काफ़ी सारे अकाउंट बना रखे होंगे, जैसे फेसबुक और ये सारे अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत शेयर करा करो, पिक्चर्स वगैरह कम से कम शेयर किया करो, बहुत कम एक्टिव रहा करो। उन सोशल मीडिया पर ज़्यादा दर्शाने की ज़रूरत नहीं अपने आप को, वो चीज़ें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है और वो कहीं ना कहीं लोगों को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। ज़्यादा डिटेलिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्हीं चक्कर में, और पता है सोशल मीडिया आईडीज़ को और इन प्लेटफॉर्म्स को हैक कर कर गर्ल्स को ब्लैकमेलिंग करना, तो इस प्रकार के इंसिडेंसेस भी पहले बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो ये जो साइबर थ्रेट है, साइबर क्राइम है, कंप्यूटर जो अपराध है, ये लगातार कंट्री के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक नया हथियार बन चुका है, नया वेपन बन चुका है लोगों को बुरी तरह से बर्बाद करने का। वो राइटर यहाँ पर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। नाउ अब राइटर बोलते हैं कि इसके लिए ज़रूरत है एक साइबर सिक्योरिटी की। बस इन्होंने ये प्रॉब्लम बताई, साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर एक सोल्यूशन है ये बताया, इसके बाद आर्टिकल ख़त्म है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि आखिरकार साइबर सिक्योरिटी है क्या, क्योंकि अलग से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सामान तो सब कुछ सामान आपके पास में रहेगा ना, क्लियर तो हो जाएगा ना। आओ समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इन साइबर अटैक्स को रोकना, साइबर डैमेज को रोकना, है ना। जो जासूसी करने, क्योंकि जासूसी भी की जा सकती है इन साइबर अटैक के माध्यम से, उसको रोकने का काम करा जाता है। देखो दुनिया भर में साइबर वॉरफेयर चल रहा है, लड़ाई चल रही है दुनिया भर में इन साइबर चीज़ों को लेकर। पता है कैसे? यूएसए हो गया, यूएसए के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हो गए, अमेरिका हो गया, चाइना, मतलब यूएसए अमेरिका एक ही बात है, फिर उसका चाइना, रशिया, इजराइल, यूके, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में साइबर टेक्नोलॉजी, बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है साइबर वॉरफेयर को लेकर। कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकता है, आराम से एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो इनके पास में कैपेबिलिटी है, आप ये कह सकते हो। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोविड के बाद थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कोविड के बाद में डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हुआ, आपने देखा होगा, जो भी चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन पहुंच गई हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स और सब कुछ वैसे भी ऑनलाइन था। आप इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो कनेक्शन है वो भी आपको देखने को मिलता है, उसको हैक तक किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि साइबर अटैक को बढ़ावा देती हैं, जिस प्रकार से डिजिटाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है। और ऐसे साइबर अटैक हमने हाल ही में देखे भी हैं। चाइना का एक ग्रुप है रेड इको करके, इसने यहाँ पर इंडिया के पावर सेक्टर को हैक कर लिया था। मुंबई के अंदर एक बार बिजली चली गई थी, चाइनीज़ हैकर ने यहाँ पर, चाइनीज़ हैकर एक स्टोन पांडा करके, उसने यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लिया था। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हैक कर लिया था, इनके सॉफ्टवेयर को। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे, आप कह सकते हो यूएसए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोलर विंड, इसको हैक कर लिया गया था। तो मतलब ऐसे सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती हैं कि ऐसे बहुत सारी हैकिंग वाली प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन आ चुके हैं। और दूसरी इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि सरकारी डेटा आप देखोगे ना, तो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, हमारा मिलिट्री का डेटा, सिटीज़न का डेटा, वो भी यहाँ पर निकाला जा सकता है कंप्यूटर्स को हैक करके।
और इंडिविजुअल्स का डेटा यानी कि लोगों की फ़ोटोज़, वीडियोज़, दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके सोशल नेटवर्क साइट्स पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है करंट समय पर। बिजनेसेस का बहुत सारा डेटा आपको उनके सिस्टम पर, उनके ऑनलाइन सिस्टम पर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो सरकार ने करंट टाइम पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हो गया, साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। ये अलग अलग इनिशिएटिव आपको देखने को मिलते हैं साइबर अटैक को टैकल करने के लिए या साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अपने पास में ये सारे इनिशिएटिव्स ज़रूर से लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है हिंदी इम्पोजिशन के बारे में, हिंदी इम्पोजिशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको डायरेक्टली वो बताता हूँ। एक सेकेंड को देखो होता यह है कि एक रिकमेंडेशन आता है, पार्लियामेंट कमेटी का एक रिकमेंडेशन होता है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर। इन्होंने ये बोला कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, केंद्र सरकार के अंदर आने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं ना, हायर एजुकेशन वाले, इनके अंदर मान लो कोई हिंदी स्पीकिंग राज्य है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर हिंदी को अलाउ किया जाए, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हिंदी रखा जाए, हिंदी का उपयोग किया जाए, और बाकी सारे जो राज्य हैं वहाँ पर उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसा यहाँ पर एक रिकमेंडेशन आया था पार्लियामेंट्री कमेटी का कि भैया हिंदी वाले राज्यों में हिंदी लागू हो जाए, बाकी जो रीजनल जगह हैं वहाँ पर उनकी रीजनल लैंग्वेज लागू हो जाए, हमारी जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है ना हायर एजुकेशन वाले उनके अंदर। तो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तमिलनाडु में। आपको पता होगा तमिलनाडु में, केरला में बहुत लंबे समय से इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट है भी। जब जब ये बात उठी है कि हिंदी को इम्पोज करना है, हिंदी को लागू करना है, तब तब तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए हैं हर बार। तो अभी भी आप देखोगे जो ये सामने पिक्चर नज़र आ रहा है तमिलनाडु का नज़र आ रहा है। तो तमिलनाडु में यहाँ पर इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो हम लोगों ने देखा है, एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर पनपती हुई नज़र आई है। बीजेपी के जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि हिंदी को आप नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, आप हिंदी को यहाँ पे लागू नहीं कर सकते हो। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने ही अपना यहाँ पर कंसर्न दिखाया, अपनी चिंता व्यक्त करी है इस रिकमेंडेशन के ऊपर कि यहाँ पर ये रिकमेंडेशन बिल्कुल गलत है, आप हिंदी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में बोला गया ये जो भाषा को लेकर जो कंट्रोवर्सी है ना, इस पर आप देखोगे हमेशा से एक डिबेट छिड़ी हुई है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने यहाँ पर संविधान को तैयार किया, अब इन्होंने यहाँ पर हिंदी को लेकर भी वोट किया था कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, एक सिंगल वोट यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन एट द लास्ट इंग्लिश को ऐड कर लिया गया था। तो स्टार्टिंग में जब इंग्लिश को लेकर आया गया तो बोला यह गया था, जब संविधान बन रहा था तो बोला यह गया कि इंग्लिश को 15 साल तक लागू करेंगे। तो 1965 में कायदे में इंग्लिश खत्म हो जानी चाहिए, 15 साल तक लागू करना था तो। लेकिन हुआ यहाँ पर यह कि जैसे यहाँ पे 15 साल पूरे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट होता है कि यहाँ पर हिंदी आप लागू नहीं कर सकते। उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी पूरी तरह से उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर हिंदी को लागू कर दिया जाए, लेकिन बहुत प्रोटेस्ट हुआ, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना एश्योरेंस दे दिया पार्लियामेंट के अंदर कि जो इंग्लिश है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। मतलब जो डिसाइड किया गया था स्टार्टिंग में कि 15 साल तक रहेगी इंग्लिश, उसको आगे तक बढ़ावा दे दिया गया कि हिंदी इंग्लिश को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारे नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है ना, वो लोग चाहते हैं तो फिर यहाँ पर इंग्लिश ऐसी चलती रहेगी। तो इंग्लिश को यहाँ पर फिर कंटिन्यू रख दिया गया, तब से इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के अंदर में। नाउ अब बात यहाँ पे करते हैं कि बहुत सारी जो पार्टी से तमिलनाडु के अंदर वो इस रिकमेंडेशन के अगेंस्ट में क्यों हैं, क्यों यहाँ पर वो हिंदी को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। तमिलनाडु के जब आप लोग इतिहास देखते हो तो बहुत लंबा इतिहास है, जब जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है हिंदी को लागू करने के ऊपर। अगस्त 1937 में आप देखोगे ना, तो उस समय जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास था, उस पूरे शासन को, उस पूरे रिजीम को हेड किया जाता था सी राजा गोपालाचारी के थ्रू, जो कि यहाँ पर राजा जी के नाम से भी जाना करते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हिंदी को कंपलसरी कर देंगे सेकेंडरी स्कूल्स में, और भाई साहब हुआ बहुत ज़्यादा बवाल, फिर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इस मूव के अगेंस्ट में। और उसके बाद में कुछ महीने बाद क्या हुआ कि जो CR साहब थे, जो कि हिंदी को लागू करना चाहते थे राजा जी, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, और वो रेजिग्नेशन दे दिए थे फिर बाद में, कुछ महीनों बाद ही। इतना ज़्यादा बवाल हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इन्होंने फरवरी में 1940 में क्या बोला, हिंदी को ऑप्शनल बना दिया,
और जनवरी 1965 तक आप देखोगे जो सेकेंड राउंड ऑफ एजिटेशन स्टार्ट हो चुका था, फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका था। जब जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बारे में चर्चा की गई है ना, मतलब इम्प्लीमेंट करने की चर्चा की गई पूरी तरह से, तब तब यहाँ पर ये प्रोटेस्ट उठा है हर बार, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में इस बार भी यहाँ पर लीडर्स इसी प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हिंदी को जो है ना वो इम्पोज नहीं कर सकते हो, तो ये यहाँ पर बोला गया। अब जो प्रेजेंट प्रपोजल है वो क्या बोलता है? प्रेजेंट प्रपोजल ये बोलता है, इस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि बहुत सारे आप देखोगे ना कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आ रहे हैं, IITs, IIM है, उसके बाद IIM के बाद में एम्स आपको देखने को मिलेगा, ये सब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। फिर उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सब दूसरी कैटेगरी में आते हैं। कमिटी ने रिकमेंड ये किया था कि हम लोग जो इंग्लिश भाषा है ना, इंग्लिश जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है एग्जामिनेशन के अंदर में, जो हमारी सेंट्रल सर्विस होता है, जब हम लोग उसके अंदर रिक्रूटमेंट करते हैं तो इंग्लिश में जो एग्जामिनेशन लेते हैं ना, उसको हटा दिया जाए, वहाँ पर इंग्लिश को हटा दिया जाए, ये रिकमेंडेशन था। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला कि उसकी जगह हिंदी हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो बेसिकली इसी चक्कर में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और इसके बजाय यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जब प्रोटेस्ट हुआ तो तमिलनाडु के जो लीडर हैं MK स्टालिन और साथ ही साथ में केरला के लीडर मिस्टर विजयन साहब, इन्होंने यहाँ पर बोला कि सभी को एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इन्होंने मेंशन किया कि जो क्वेश्चन पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो सभी भाषा के अंदर होना चाहिए, ना केवल हिंदी इंग्लिश, वो सभी भाषा के अंदर होगा तो सही रहेगा। ये एक प्रपोजल रहा लास्ट में, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी इरप्ट होता है। आई होप आपको यहाँ पर भी क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ फटाफट हम लोग अब अपने जो वोकेबलरीज़ है वो देख लेते हैं। तो आज का जो पहला वोकैब है वो है बिलेगर्ड, बिलेगर्ड मतलब परेशान। देन दूसरा है रेटरेट, रेटरेट मतलब बार बार दोहराना। देन स्विंग, स्विंग मतलब जल्दी से निकलना। देन एलैक्रिटी, एलैक्रिटी मतलब तत्परता या रेडीनेस। देन सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मतलब तोड़ मरोड़ना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन, काफ़ी लेंदी हो चुका है लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। फटाफट प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2017 का क्वेश्चन था कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ऑब्जेक्टिव आपको क्या देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर आपको नजर आएगा ए, यानी 1 और 2 ओनली। पहला और दूसरा यहाँ पर नेशनल मिशन का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि माल न्यूट्रिशन को लेकर एक अवेयरनेस फैलाना। दूसरा यहाँ पर जो एक तरीके से एनीमिया है ना, यंग चिल्ड्रन के अंदर जो एनीमिया देखने को मिलता है, जैसे कि खून की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना, तो उस चीज़ को कम करने का काम करता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।